अब्दुल बासित साहब ने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर की बात नहीं होगी, वो इतने सीनियर डिप्लोमेट हैं। आपको तो याद होगा बासित साहब, इससे पहले जब कभी जम्मू कश्मीर का मामला उठा करता था 10 साल पहले, तो डिप्लोमेटिक इक्वेशन दुनिया में क्या होती, एक अकेला रशिया हमारे साथ होता था, बाकी लगभग पूरी दुनिया आपके साथ है। आज क्या हालात है, इकलौता चाइना आपके साथ खड़ा होता है, बाकी बाय एंड लार्ज पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होती है, इंक्लूडिंग द अरब वर्ल्ड। मुस्लिम कंट्रीज में भी एक मलेशिया और टर्की को छोड़ दिया जाए अपवाद स्वरूप, तो अब कोई पाकिस्तान उसका सपोर्ट नहीं ले पाता है। याद करिए 71 के वॉर के समय में तो एक दौर ऐसा भी आया था जब ऐसी न्यूज आई थी कि ईरान के शाह पहलवी ने तय किया था कि वो पाकिस्तान के समर्थन में फौज तक भेज देंगे। तो हालात में कितना बदलाव आया है इसको आप समझ सकते हैं। अभी दूसरा, आपने अपनी बातचीत में एक जिक्र किया समझौता एक्सप्रेस का। अब समझौता एक्सप्रेस में ये बताइए, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के हिसाब से कौन दोषी है? उन्होंने तो पाकिस्तान को माना हुआ है। आरिफ कसमानी को उसी टेरर फंडिंग का दोषी माना गया है। डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी बीवी फौजिया का स्टेटमेंट है, ठीक है। हमारे यहाँ एक स्टेटमेंट पे उन्होंने पहले एक डायरेक्शन में जाके यूं टर्न लिया था, मगर चार्जशीट कभी फाइल नहीं कर पाए। अब आप दूसरी तरफ देखिए, ये तो आपके सबसे बड़े सपोर्टर पाकिस्तान, अमेरिका ने माना हुआ था कि समझौता एक्सप्रेस आपके यहां से हुआ है। अब देखिए चाइना ने क्या किया था, याद करिए 2016 में ग्वांगझू में G20 समिट हुई और 5 देशों के नागरिकों के लिए, ये मीडिया रिपोर्ट आई, मैं पहले से कहता हूं, बाद में ऑफिशियली चाइना ने इसको डिनाई किया, पर बड़ी स्ट्रांग मीडिया में रिपोर्ट थी कि 5 देशों के नागरिकों के लिए बाकायदा होटल्स को अनरिटन इंस्ट्रक्शन था कि इनमें से किसी को उस समिट से 1 महीना पहले से भी कोई कमरा नहीं देना। उनमें एक पाकिस्तान भी था। अब ये दो वो मुल्क जो आपके सबसे खास माने जाते हैं, चाइना और अमेरिका, उन दो की नजर में आपकी ये वक्त है। और आज कश्मीर के मुद्दे पे बताइए कितने लोग खड़े हुए आपके साथ, और नेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री तक तो खुल के आया नहीं आपके साथ। अब आपको कैसे लगता है कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान बराबरी तो छोड़िए, कहीं पर भी स्टैंड कर सकता है भारत के सामने आज के इस हालात में, जब हमारा मुकाबला चीन के साथ और कोरोना वायरस के बाद की स्थिति में कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली चीन भी हमसे कमजोर स्थिति में नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी, ये सोचना तो मेरे विचार से बहुत समझदारी का नजरिया नहीं हो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली। हो भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, बासित, अब्दुल बासित जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ और अच्छे हमारे निजी संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन एक बात ये इनको साफ समझना चाहिए कि पाकिस्तान की हुकूमत के झूठ बोलने की आदत है। जब मैं पाकिस्तान में था कारगिल के जंग के समय, जिससे भी जाके मिलूं, अरे वो तो मुजाहिदीन हैं, हमारी सेना नहीं है जो लड़ रहे हैं आपके खिलाफ। ये तो अब एक स्वाधीनता का एक जंग है। जब पकड़े गए सब पाकिस्तान फौज के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के थे। जब हमने उनके शरीर को वापस भेजा कब्रिस्तान के लिए तो उन्होंने कबूल नहीं किया। ये है इनका हाल झूठ बोलने का। और अब भी यूनाइटेड नेशंस में जो कार्रवाई की जा रही है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, हमारे खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ है। और ये ख्वाब भूल जाइएगा कि पाकिस्तान कभी कश्मीर के पर कब्जा कर सकता है या कश्मीर के पास आ सकता है। एक ही सवाल है मेरे लिए, हमें वापस चाहिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान, फिर देखा जाएगा। दूसरी बात, ये हमारी आज की नीति है और पाकिस्तानियों को समझ लेना चाहिए। ये तीसरी बार है 62 के जंग के बाद जब इस तरह से हुआ है। पहले हुआ सुंदरवांगचू में 1982 को, जब मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में था, तो मैं पूरी जानकारी है। और मुझे जानकारी ये भी है कि कैसे आप उस समय जनरल सुंदर जी ने चीन के फौज का पसीना उतार दिया था। और फिर उसके बाद बातचीत हुई। हमने कभी ये नहीं कहा कि ये हुआ था, और ये अच्छी बात है, क्योंकि उसके और जो अब हो रहा है इसके बारे में भी हम ज्यादा कहेंगे नहीं। बातचीत होगी और बातचीत से ये हल होगा। चीन के और एक और बात, चीन के जो रिश्ते हैं हर एक पड़ोसी के साथ बिगड़े हुए हैं। अगर आप देखें जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सबके साथ इन्होंने सागर के इलाके छीन लिए हैं।
मैरीटाइम बाउंड्री पर, सब इनके खिलाफ है। चीन जानता है कि जब वो विषय आया इसके बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कि एक जांच हो वुहान के में जो हुआ वायरस के बारे में, चीन ने उसे खिलाफत की। लेकिन हमने सबको इकट्ठा करके 130 वोट जारी करके चीन को बताया कि आप निकल नहीं सकते, और अब हम WHO के असेंबली के चेयरमैन हैं। तो हम पाकिस्तान के सिर्फ एक चीज है, भारत भारत भारत। वो कुछ तो पिछड़े रह गए हैं ये सारी इलाके में और तरक्की में, तो कहते रहे। हमारी एक नजर है चीन के साथ, हमारे रिश्ते बड़े हैं, बिगड़े हैं जरूर इस पर, लेकिन बातचीत जारी है। वो यहाँ हमारे यहाँ जिहादी तो नहीं भेज रहे हैं, उनका कोई लश्कर तैयबा तो नहीं। अगर सामना करते हैं अपने फौज के साथ करते हैं। पाकिस्तान के फौज तो कायर हैं। 1971 में हमने सीखा, 93,000 लोग सरेंडर किए, तो वो लड़ नहीं सकते, वो अपने ही लोगों पर रोब जमाए रखते हैं। हम तो जब बने थे तो हम तो सेक्युलर देश थे हजारों सालों से, पंथ निरपेक्ष देश। आपकी जो पैदाइश हुई वो तो इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर हुई थी। उस जमाने में ये गाना चलता था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, भारत के गाने की नकल पे, कि बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के। मगर वो कैसे रहे परचम हिलाल के कि 25 साल में आप मशरकी पाकिस्तान बंगालियों को अपना नहीं रख पाए, इस बात पे छोड़ दिया। कैसे बंगालियों को पावर दे देंगे? अब आप आइए बलूचिस्तान, वो आपके साथ कितनी मोहब्बत रखते हैं सबको दिख रहा है। फाटा में सबको दिख रहा है। गिलगित बल्दिस्तान जो अंजना जी ने कहा, पीओके में, वो क्या दिख रहा है। और तो और मुहाजिरों, अहमदिया, शियाओं, अरे किसका था ये इस्लाम भाई? इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पे। चलिए आप कह रहे कश्मीर में तो हिंदू और मुसलमान की लड़ाई आपके नजरिए में आप कह रहे हो रही है, ये पाकिस्तान में किसकी लड़ाई हो रही है? ये पेशावर और लाहौर की लाल मस्जिद के धमाके क्या है भाई? ये काबुल और ढाका के धमाके क्या है? ये तो आपसी में लड़ रहे हैं। तो मेरे विचार से आप अगर ईमानदारी से देखें कि आप कहां से कहां पहुंचे हैं आज, तो आपको तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, एक बार फिर कहना चाहता हूं कि आज हालत यह है कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने कोरोना के दौरान हाइड्रोक्लोरोक्वीन भारत से मांगी थी। ये बताइए वहां से क्या मांगते हैं? पाकिस्तान से मांगते हैं कि अपने टेररिस्टों की लिस्ट वो दे दीजिए। और मसूद अजहर के मामले पे चाइना को भी पीछे हटना पड़ा और यूएन ने उसको आतंकवादी घोषित कर दिया। इसलिए मेरा मानना है कि आप जैसे समझदार आदमी को रियलिस्टिक होकर करना बात करें। याद करिए आपके एक प्राइम मिनिस्टर थी, सादिक वजीर आजम मरहूम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 1990 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोली थी कि हम कश्मीर लेके रहेंगे चाहे 1000 साल घास की रोटी खानी पड़े। 30 साल गुजरे हैं, कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गई है। और अगर चाइना और अमेरिका खैरात ना दे तो मैं कहना चाहूंगा आपके घास की रोटी खाने के हालात हो गए। No, God, please, no, no, no! आप कहते हैं कि बांग्लादेश को देखिए भारत के खिलाफ है। अरे वो तौबा तौबा, बांग्लादेश की शेख हसीना आपके मुल्क के पास जाती नहीं, सार्क समिट के लिए नहीं गई। तो जरा सोच समझकर डिप्लोमेट होते हुए, हाई कमिश्नर होते हुए ऐसे गलत बातें नहीं कहना चाहिए जिसे कोई नकार सके। चीन आपके जैसे भारत के अंदर आतंकवादी नहीं भेजता, उसका सामना करता है तो आके सामना करता है, कुछ हिम्मत है उनमें। वो कहते हैं कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि एवरी कंट्री हैज एन आर्मी, बट इन पाकिस्तान द आर्मी हैज अ कंट्री। I am the one, the way your son don't need